हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ये डायलॉग आपने 100% सुना होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीकानेर में एक बयान दिया और बरबस ही ये फिल्मी डायलॉग याद आ गया। उनका बयान कुछ हालिया पुराने बयानों को भी याद दिलाता है। प्रश्न कई है, मसलन कौन है वो लीडर जिसने कांग्रेस को कमजोर बनाया? क्या ये दर्द छल का है? क्या ये दर्द किसी बदलाव की आहट है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, पर पहले प्रश्नों को सही डायमेंशन में समझा जा सके इसके लिए जरूरी है बयान सुनना। राजस्थान में आए हुए एक चीज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस कमजोर नहीं, कमजोर किया तो किसी लीडर ने कमजोर कर दिया कांग्रेस। और मेरे साथ बीजेपी की ओर से अशोक सिंह शेखावत जी और कांग्रेस की ओर से नितिन सारस्वत जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। नितिन भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए, ये दर्द बाहर आया है या सच्चाई बाहर आई है, या इसको किस नज़र से देखें पत्रकार और आम लोग? देखिए स्वप्निल जी, हमारे इंचार्ज हैं और उन्होंने कोई बात बोली होगी तो बहुत सोच समझ के बोली। जिस तरीके से आपने अभी थोड़े दिन पहले घटनाक्रम देखा कि जिस तरीके से हर तरीके का मान सम्मान दिया गया, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों से नवाजा गया, मेन जो हमारी बॉडी है उसमें भी उनको जगह दी गई। अभी आप नाम लेते जाएंगे। अब जिस तरीके से उन्हें हर तरीके सभी नाम नहीं बताएंगे क्या? सुनिए तो सही नितिन भाई, सुनिए तो हर आप समझ भी जाएंगे ना। अभी हर तरीके का मान सम्मान दिया गया और उसके बाद में जिस तरीके से अगर कोई साथी आपका छोड़ के चला जाता है और उस पूरे क्षेत्र में, जैसे आपने देखा कि जो एक उदयपुर वाली पूरा जो मेवाड़ वाला क्षेत्र, ये तो बीकानेर में बोला है उन्होंने। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। बोला तो कहीं, अब जरूरी थोड़ी है कि वहीं बोलेंगे। अगर मैं आज यहाँ आके बोल जाऊंगा तो बोले कि आप बात तो सिविल लाइंस पे थी, आपने सिविल लाइंस पे क्यों नहीं बोली? कोई आदमी अपना दर्द तो कहीं भी कह सकता है। जख्म गहरा है, ये तो नॉर्मल है। अगर किसी आदमी को जख्म गहरा है, हाँ नितिन भाई, बिल्कुल, अगर लगता है कि पार्टी ने सही हर तरीके का सम्मान दिया, ऊंचे ऊंचे पदों पे रखा, हर तरीके का मान सम्मान और पदों को किसी और कार्यकर्ता को छोड़ के उन कार्यकर्ता को मौका दिया, और जब वो छोड़ के चले जाते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं तो बिल्कुल ऐसा दुख होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और यही नहीं नितिन भाई, ये तो बरगलाना हुआ, ये तो बरगलाना हुआ। नितिन भाई, वो जो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, लीडरों ने कमजोर कर दिया। तो अब मुझे ये बताइए, स्थानीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, नेशनल स्तर पर, कहां पर, कौन से लीडर ने? देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ अगर बता रहा हूं और आप कह रहे हैं कि बरगला रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े पदों पे आप मालविया पर जाकर टिक गए भाई, तक का मेंबर बनाया गया, इतने बड़े ऊंचे मालविया पर जाकर टिक गया, सब कुछ चला गया। नहीं, अच्छा, तो वो चला, वो अगर वो व्यक्ति चला गया तो फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत है, लेकिन लीडर, अब आप बताइए, कोई हमारा साथी था, वो CWC हमारी जो सबसे बड़ी बॉडी है, आप बताइए उससे बड़ी कोई बॉडी है कांग्रेस के अंदर? उतना बड़ा सम्मान दिया, मंत्री पद पे रहे, हर तरीके की चीजें रही। अगर इस समय में ऐसा साथी चला जाता है, नितिन भाई, कांटों की झाड़ियों में अगर गिरेंगे ना तो जगह जगह कांटे चुभते हैं। आप एक कांटा दिखा रहे हैं, बाकी कांटों का क्या? मैं ये कह रहा हूं, अभी आप पूछ रहे थे कि कौन लीडर है, अब मैंने लीडर बता दिया तो आप मान, वो चला गया कि आपको जो सुनना है मैं वही जवाब दूं। जो समझ लीजिए, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। अब मैं बताता हूं, सुनिए। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, हर दर्द हर तरफ झलकता है। बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत जी हो, देखिए दर्द वहां झलका। अनीता बदेल जी हो, दिया कुमारी जी हो, जिस तरीके से चल गई, किरोड़ी लाल मीणा जी हो, किरोड़ी लाल मीणा जी हो, आप सुनिए तो सही, किरोड़ी लाल मीणा जी हो, जसकौर मीणा जी हो, दर्द साहब झलका। देवी सिंह भाटी जी हो, अर्जुन मेघवाल जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, राहुल कसवा जी हो, सीपी जोशी जी हो, चंद्रकांत सिंह आख्या जी हो। 2 सेकंड, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो, और मुझे अपने दर्शकों को ये बात बतानी पड़ेगी। अपना दर्द एक नाम में सिमट कर खत्म कर दिया, और गैरों के दर्द में इतने नामों की लिस्ट नितिन भाई आपने गिना दी ना कि मैं क्या बोलूं। लेकिन बीजेपी में एक स्थिति तो क्लियर है ना, उनकी लीडरशिप को लेकर, जिसको लेकर समय समय पर बवाल की स्थितियां कांग्रेस में नजर आती है, बीजेपी में नहीं। लेकिन नितिन भाई, अब अशोक भाई को भी शामिल कर लिया जाए डिबेट में। अशोक सिंह जी, इसका मतलब यह है कि प्रदेश में मोदी लहर नहीं चली, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि लोग कांग्रेस से विमुख हो गए थे। और पॉइंट नंबर 3, कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया, आपने नहीं हराया। स्थिति स्पष्ट है। देखो, कोई भी दल हो, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, कोई भी दूसरा भी दल हो, उसमें आप देखिए कि सबसे पहले यदि चुनाव के हारने के बाद में समीक्षा होती है, और मंच के ऊपर डोटासरा जी भी कहते हैं इनके, और रंधावा जी भी कहते हैं। और आपने पीएम मोदी जी की बात की, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया, डोटासरा जी ने, कि प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान के अंदर आए और उन्होंने अपनी गारंटियां बताई
और इस योजना के कारण से गए। लेकिन ये इन्होंने एडमिट किया, स्वीकार किया। नहीं, लेकिन पॉइंट छूट जाएगा, पॉइंट छूट जाएगा। आपने जो बोला उसी में से सवाल उठ रहा है। जब मोदी लहर चली तो आप 163 तक गए, करेक्ट है? अभी आप 115 पर रुके, करेक्ट है? इसका मतलब कांग्रेस को कांग्रेस ने डुबाया, मोदी जी ने नहीं, बीजेपी ने नहीं। मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा, डॉक्टर जी ने कहा, मैं उसको बात को कोड किया। दूसरा आता है, किसी भी संगठन को चलाने के लिए आपको टिकटों की बात आती है। टिकट का परसेप्शन बनता है, यदि मंत्री आपको लगते थे हार रहे थे, विधायक आपके हार रहे थे, आप टिकट काट सकते थे। उससे यह जग जाहिर होता है कि कांग्रेस में 5 साल में अंतर्कलह रही। तो सांसद हार गए। नहीं, मैं कह रहा हूं अंतर्कलह रही इनके, हमने ये नहीं कहा, इनके खुद कह रहे हैं सांसद हार गए, हम एडमिट करते हैं उसको, कोई स्वीकार करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं, मंच पर आके कह रहे हैं कि हमने कार्यकर्ताओं तो अच्छे थे, लेकिन हमारे नेता खराब थे। नेता कौन खराब थे? आपके हिसाब से कौन थे? चलिए, आप गहलोत साहब थे। चलती किसकी थी? गहलोत साहब की चलती थी, या सचिन पायलट साहब की चलती, या सेंट्रल लीडर चलती थी, या सेंट्रल लीडरशिप की? हमें नहीं पता किसकी चलती, किसकी नहीं चलती। उनका नाम जिनका नहीं पता, जिनका पता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन्होंने खुद ने उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, किस में चलती थी, किस में नहीं चलती थी। दूसरी आती कि जिम्मेदारी तो कोई लेगा। रंगनावा साहब आज कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बात पहले करते। आज किस लिए कह रहे हैं? नहीं, तो जिम्मेदारी तो आप लो ना अशोक भाई। नहीं, फिर तो जिम्मेदारी आप भी लो ना कि हाँ 50% मोदी लहर थी और 50% कांग्रेस खुद अपने कर्मों से हारी। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमने, आप उसे 100% मोदी जी का क्यों बता रहे हैं? मोदी जी भी केंद्र सरकार के में आते हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, और वो काम अच्छा करेंगे। यदि अच्छा ये काम करते हैं 5 साल के अंदर, तो इनकी सरकार आती। नहीं, तो इतना बुरा काम करते तो ये 30, 35, 21 में सिमट जाते। 30, 35 नहीं, मोदी लहर में सिमटे हैं भाई, 25 के नीचे सिमटे हैं। नहीं, स्वीकार कर लिया ना, मोदी जी ने अच्छे काम किए, ये चीज तो किया स्वीकार। और दूसरी आती है कि आपसी चिंतन होना चाहिए संगठन के अंदर। वो कह रहे साहब आपसी चिंतन भी होना चाहिए संगठन के अंदर। यदि हम उस समय संगठन में चिंतन कर लेते तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे साथ कमल टाक जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कमल टाक जी, आपका स्वागत कर रहा हूं मैं समाचार प्लस पर। मैं आपके पास आऊं उससे पहले नितिन भाई से एक सवाल तो जरूर बनता है। लेकिन नितिन भाई, बीते 5 सालों में प्रभारियों का दर्द तो आप लोगों ने खूब छलकाया है साहब। कभी लेटर के जरिए, कभी बयानों के जरिए, जो भी प्रभारी रहा है वो खुश होके नहीं गया आप लोगों से। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रभारी रहे, वो प्रभारी हमारे एआईसीसी की तरफ से आते हैं, वो हमारे लिए गार्जियन है। वो जो भी होता है उन्हीं के दिशा निर्देश के अंदर। तो गार्जियन का दिल तोड़ दिया, अजय माकन जी का दिल तोड़ दिया। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, वो एक पार्टी के आंतरिक था, इशू था, उसके अंदर आंतरिक इशू के अंदर बाकायदा उन्होंने भी रिपोर्ट दी, साथ में जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने रिपोर्ट दी, और जिस तरीके की चीजें हुई वो सबके प्लेटफॉर्म पे सामने। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि हम पहली बात तो हमारा वोटिंग परसेंटेज पहली बात तो बढ़ा। दूसरा, हम लगभग 5000 अगर वोटों से हारने पे देखें तो लगभग 18 से 19 सीटें हैं। अगर वो शॉर्ट मार्जिन, क्योंकि स्टैटिक्स बहुत बड़ी होती है, इस बार हम वोट ज्यादा लाके भी हमारी हकीकत अलग होती है। वो 0.25% से मैंने सरकारों को बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ कि जनता क्या चाहती है। दूसरा, इन्होंने तमाम गारंटियां दी, इसीलिए जब वो गारंटियां इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी की 97 रुपए में डीजल पेट्रोल हो जाएगा, आरपीएससी 1 महीने के अंदर भंग हो जाएगी, आपने भी तो दी। नहीं, सुनिए तो आप वही वाली बात, जब लगातार इन्होंने इस तरीके के झूठे वादे किए और उनको गारंटियों का नाम दिया, तो 25 दिन के अंदर इनका क्या हश्र हुआ? जो मंत्री था वो अग्निवीर बन गया। अगर पूरा संगठन, और उन्होंने वही बोला कि जब पूरा संगठन एक साथ लड़ा, अशोक सिंह जी, अशोक सिंह मंत्री जी, 2 सेकंड अशोक सिंह जी, एक बात बताइए। आपने कहा ना जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, है ना? मैं आपसे ये कह रहा हूं, 2024 का जो भी नतीजा राजस्थान में होगा 25 सीटों में से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर 25 की 25 आई तो मोदी जी लेंगे, एक भी कम हुई तो? नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक चेहरा होता है, एक निशान होता है जो फूल का है, और उसमें एक संगठन होता है, और संगठन में सब सम्मिलित होते हैं। अब थोड़ा सा मैं इनको और कह दूं, करेक्ट कर दूं, डोटासरा सर ने खुद ने कहा कि यदि हम संगठन को 6 माह पहले बना लेते और हमारे में आपसी खींचतान नहीं होती, जो हमारे जिला अध्यक्ष होते हैं और मंडल अध्यक्ष होते हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं। लेकिन बीकानेर के अंदर जाकर के रंधावा जी कहते हैं कि हमने 3-3 मंत्री दिए, और मंत्री के कहने के बाद में हमने बनाया। तो मैं कह रहा हूं संगठन के बाद, एक और हमारा संगठन के अंदर गोविंद राम मेघवाल जी ने एक बयान और दिया कि एकजुटता नहीं थी, उसका खामियाजा हमने भुगता। ये गोविंद राम मेघवाल जी ने कहा है, और आप ही के बयान में मैं उसको जोड़ रहा हूं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि अगर एकजुटता नहीं है तो बीजेपी की तरह चल के देख लो, ठीक है अशोक भाई, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। एक तरीका ये होता है कि अगर एकजुटता नहीं है तो बीजेपी की तरह चलो, जहां पर एक टॉप लीडरशिप होगी जो सबको नीचे कंट्रोल में रखेगी।
जैसा कि आपका रखा गया, उससे इतर कोई नहीं जा सकता। कमल टाक जी मेरे साथ हैं, जिनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अशोक भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेस की खामियां क्या इतनी ज्यादा है कि बीजेपी उसी के भरोसे जीत की सीढ़ियां चढ़ रही है? देखो, भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार में यदि 10 साल शासन करती है केंद्र सरकार के अंदर और जनता का जनादेश मिलता है। 10 साल तो यूपीए ने भी किया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 10 साल यूपीए ने भी किया, नहीं किया होगा, 282 सीटें बीजेपी, फैक्ट है सर, किया है, ठीक है, लेकिन वो पूरा पूर्ण बहुमत नहीं था। 282 सीटें कांग्रेस बीजेपी की आती है, 303 भी सीटें आती है। ये बहुमत, ये दिखता है कि काम हमने किया है। और दूसरा आता है कि डॉक्टर साहब ने एक बार ये भी कहा था कि यदि हम 5 साल में हमारी सत्ता चली बसपा से, निर्दलियों से चली और बीटीपी से चली, लेकिन जी की आज आप बहुत मान रहे हैं। राजेंद्र राठौर हार जाएंगे, आप मानने को तैयार नहीं? मैं तो उन्हें कोट कर रहा हूं जो उन्होंने बात कही है। हाँ। और ये इस कारण से हमारी सरकार कैसे चली सबको पता है। तो ये वो आज उस चुनाव हारने के बाद उन्होंने ये पॉइंट, कमल टाक जी सरकार हमारी कैसे, कमल टाक जी के पास जा रहा हूं। कमल टाक जी, सवाल यह है कि वो लीडर कौन है, या वो मंच पर बैठने वाले कौन से चेहरे हैं जो पार्टी को कमजोर कर देती है? अब 2 तरीके हैं इसे देखने के। पहला तरीका तो यह है कि यह स्थानीय बात नहीं है, यह प्रदेश लेवल की बात है और देश के लेवल की बात है, जिसके हिसाब से उसे देखा जाए, या फिर इसे इस नजर से देखा जाए कि दरअसल रंधावा जी ने अब कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया है कि हम चेंज के लिए तैयार हैं, बदलाव के लिए तैयार हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बदलाव होने वाला है। आप कैसे देखते हैं कमल टाक जी? को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बोले। तो जहां तक रही बात ये कह रहे हैं कि हम अब बदलाव कर रहे हैं, और उस तरफ जो है उनका तो सेट प्रोग्राम है। उन्होंने तो राज्य का चुनाव भी जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा और वो जीत गए। तो जब राज्य का चुनाव वहां पर लड़के और वहां तैयारी करके, किसी के अंदर, संगठन के अंदर चाहे कितनी खींचतान थी, चाहे वो सुंदरा जी थी, चाहे वो वहां के अध्यक्ष थे जो बनना चाह रहे थे, चाहे वो राठौड़ साहब थे, कई चीजें थी, लेकिन उन सबके बीच में तालमेल बिठा के और वो तो संगठन को सही तरीके से चलाते हुए जीत गए। दूसरी तरफ हम ये स्थिति देख रहे हैं कि जहां पर सरकार उनकी, संगठन उनका काम कर रहा है और सारे लोगों का एक तरीके से पूरा यूं कह सकते हैं कंट्रोल भी एक व्यक्ति के पास चल रहा है, उसके बावजूद भी ये संगठन को संग से नहीं चला पाए और अपनी सरकार को गवा दी। तो ये एक तरीके से कंपैरिजन है कि जब वो कोई व्यक्ति बाहर से आके, लेकिन कमल भाई जब रंधावा बीकानेर में ये बोलते हैं कि पार्टी कमजोर नहीं है, उसको लीडर्स ने कमजोर कर दिया, तो फिर इसके मायने क्या निकाले जाएं? कहने का मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूं, या तो प्रदेश और नेशनल लेवल पर इसके मायने निकालें, या इस लेवल पर मायने निकालें कि कार्यकर्ताओं को अब बदलाव का मैसेज दिया जा रहा है। मसला यह है, क्योंकि रंधावा ने साफ कहा है कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, उसको उनके लीडर्स जो मंच पर बैठते हैं उन लोगों ने कमजोर कर दिया। अगर ऐसा भी उन्होंने कहा तो लीडर्स बदले कहां? हाँ। मतलब पीसीसी के अध्यक्ष तो वही बैठे हुए हैं ना अभी भी। अगर उन्हीं का ये कहना है तो उनको सारी तरीके से सारे लीडर्स बदल देने चाहिए थे ना, युवाओं को मौका दे देते, जो अभी एनएसयूआई में आके ज्वाइन कर रहे हैं उनको कमान दे देते, ऐसे युवाओं को दे देते, तो वो फिर दिखता कि हाँ वास्तव में ये है कि नए चेहरों के साथ एक नई पेशकश की गई। हालात तो ये है कि इन्होंने पिछली बार भी जब चुनाव हार गए थे, इवन मतलब ये कहे कि हार गए थे जब वसुंधरा से पिछली बार, तो इन्होंने एक नया चेहरा भेजा था सचिन पायलट को, और सचिन पायलट को अच्छा मौका दिया। 5 साल उन्होंने जो भी काम किया अपनी तरीके से मेहनत करी, लेकिन फिर उसको आपने मौका नहीं दिया सीएम बनने का, तो वो पूरी पार्टी को खत्म कर दिया। तो ये अगर तरीका है आपका कि युवाओं को आप मौका देंगे और फिर उसके बाद जब उनका चांस आएगा तब उनका पैर खिंच जाएगा या उनका मौका चला जाएगा, वो कोई भी गणित बने। हाँ, लेकिन आपने एक तरीके से युवा का मौका तो खोया ना। तो नितिन भाई, युवा कैसे विश्वास करेगा आपके उस बात पे? अगर मुझे कोई बीमारी है और मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो मुझे लगता है ना कि वो पहली दूसरी बार में डायग्नोस कर ले। ये डायग्नोस कब कंप्लीट हो गया था जिसका सार रंधावा जी बता रहे हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि जो अभी कमल जी ने कहा बहुत ही इमेच्योर, जो उन्होंने आकलन किया है बहुत ही इमेच्योर तरीके से आकलन किया है। मुझे लगता है कि
दोनों ही हमारे नेता हैं और अच्छा। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, अगर संगठन कमजोर होता तो आज हमारे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा नहीं बढ़ते। हार और जीत संगठन में लगी रहती है। कई बार इस तरीके का नैरेटिव भी क्रिएट किया जाता है कि आप उस स्टैटिक में पिछड़ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने ये कहा, उनके अभी जो कमल जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। इस तरीके का नैरेटिव बिल्कुल फैक्चुअली मिस्टेक मैं बताता हूं क्या है। देखिए फैक्चुअल मिस्टेक क्या है, आप लगातार 5 साल तक ये बोलते रहे कि विपक्ष के तौर पर बीजेपी एक्टिव नहीं है, तो कौन नैरेटिव सेट करके गया आपके लिए? कोई नहीं। अगर बीजेपी एक्टिव ही नहीं है तो उसने क्या नैरेटिव सेट किया आपके लिए? कोई कुछ नहीं। अब मैं आपको जो आपने पूछा उसको मैं बिल्कुल फैक्ट से आपको करेक्ट करके बता देता हूं कि पिछले हम लगातार बोलते रहे कि 4.5 साल में ऐसी कोई भी चीज है जिसका आंदोलन इन्होंने किया हो, कोई नहीं कर पाए थे। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, प्रतिपक्ष के नेता, सभी लोग इसी कारण, क्योंकि अगर वो विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निभाते तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारते। नैरेटिव किसने सेट किया साहब? सारे लोग हारे। अरे तो नैरेटिव किसने सेट किया? 6 महीने जब ये लास्ट में आए और एक नफरत की राजनीति और एक मोदी गारंटी में कि हम 12,000 एक मुश्त देंगे, हम लोग 97 रुपीज दिल्ली और हरियाणा जैसा पेट्रोल कर देंगे, ये नहीं कहा। 1 महीने में आरपीएससी भंग कर देंगे, ये कहा था। जो कन्हैया लाल के हत्यारे उनको 1 महीने में फांसी की सजा दिला देंगे। मैं ये कह रहा हूं सरकार पत्र का हिस्सा नहीं है। जब इनकी पोल खुल गई, 12 मुख्यमंत्रियों को लेकर घूम रहे थे और जब इनकी पोल खुल गई कि नाइट वॉचमैन मुख्यमंत्री के सहारे अब ये कंट्रोल करने की तैयारी में, तो 25 दिन के अंदर जिस कैंडिडेट के लिए पूरी भाजपा का सरकारी तंत्र बढ़ा रहा, वो बिल्कुल हार गए और बहुत बुरी तरह हारे। आपके सामने अगर आप 25 दिन बाद में हुई घटना को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ठीक है, तो इसका मतलब है कि नैरेटिव आप ये कह रहे हैं कि एंड मोमेंट पर सेट किया गया और आपके काम इतने कमजोर थे कि आसानी से कुछ ही दिनों में नैरेटिव सेट हो गया। तो हम 70 हमारे पास ये तो मैंने भी कोट किया था। 19 सीट्स को हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और 19 सीट्स को वोटर्स भी बढ़े, शॉर्ट मार्जिन से हम हारे। वोटर्स भी बढ़े। इसका मतलब बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि हमारा, मैं कह रहा हूं आके बड़े-बड़े वादे किए गए, इस तरीके से झूठ फैलाया गया और जिस तरीके से बड़ा पैसा खर्च किया गया यार लेवल पे धमताल बनताल। तो आपके हिसाब से एक वो लीडर जो रंधावा कह रहे हैं वो मालविया है, आप पहुंचाई जाती है ईडी और उसके अंदर प्रेस ब्रीफिंग नहीं आती कि क्यों ईडी गई है। ठीक है, जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कुल मिलाकर नितिन सारस्वत जी का कहना यह है कि रंधावा जी जिस लीडर की बात कर रहे हैं वो मालवीय हैं, उसके अलावा कोई नहीं है और अब स्थितियां कंट्रोल में आ चुकी हैं। बदलाव वाले एंगल पर आपने अब तक एक भी कमेंट नहीं किया नितिन भाई, है ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके बयान में एक बदलाव की बयार छिपी है जो कार्यकर्ताओं को बोलने की कोशिश रंधावा ने की। को एलओपी बनाया गया है, आपको वो बदलाव नहीं दिखाई देता? मुझे तो बहुत बड़ा बदलाव लगता है वो। ठीक है, अब अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक भाई देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम लोग भी टीवी डिबेट्स में बैठते थे तो हमें लगता था कि विपक्ष के तौर पे आप उतना एक्टिव है नहीं जितना आपको होना चाहिए, या आप अन्य राज्यों में हो जाते हैं, आप उतना एक्टिव नहीं थे। अब मसला यह है आपके लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, क्योंकि सारी चीजें अल्टीमेटली एक ही जगह से डायरेक्टेड होती है, एक ही जगह से होती है ना, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर कुछ भी कमी बेशी होगी तो फिर जिम्मेदारी भी उसी तरफ जाती है। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर कांग्रेस फाइट की स्थिति में लोकसभा में आती है, हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन अगर 1-2 सीटें, 10 सीटें, 5 सीटें निकाल लेती है तो उसका मंथन तो आपको भी करना पड़ेगा ना। भले ही आप 400 पार करने की बात कर लें, भले ही 370 की बात कर लें, लेकिन इसके बाद भी आपको भी मंथन तो करना पड़ेगा। आप कॉन्फिडेंस में तो नहीं रह सकते, ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। देखो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हो, मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व हो या प्रदेश इकाई हो, किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लिया जाता तो बहुत ही उसमें सोच विचार करके उसका निर्णय लिया जाता है और कोई भी जिम्मेदारी के साथ हम करते हैं उसकी समीक्षा भी करते हैं और समीक्षा का स्तर ये नितिन भाई आप नोट कर लो, क्योंकि इसी से पॉइंट से मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन हाँ अशोक भाई कंटिन्यू कर। ठीक। और दूसरा इन्होंने कहा कि साहब यहाँ तो मोदी जी आए और नफरत की राजनीति करी। 3 राज्यों में भी तो हम जीत के आए, 3 राज्यों में तो सरकार हमारी एक सरकार रिपीट भी हुई मध्य प्रदेश में, 2 में हम जीत के भी आए। जनता यदि जनादेश देती है तो जनादेश को स्वीकार कीजिए। आप ये कहिए कि हम 5 साल के अंदर आपने काम सही किया। कर्नाटक में आप गए नहीं, मैं गया तो उसके हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये कहते हैं सब नफरत की राजनीति। और आप कौन से करें, तो ये रंधावा क्या कह रहे हैं बार-बार में, वो डिजाइन बॉक्स के बारे में कहते हैं कि डिजाइन बॉक्स ने क्या किया। अच्छा दादा एक बात बताओ, डिजाइन बॉक्स को नहीं किया, मतलब पूरी पार्टी को, कांग्रेस को डिजाइन बॉक्स को भी थे, मंत्री, लेकिन उसकी बात पर भी पूरा नहीं चल पाए।
प्रशांत किशोर को भी लाए थे, प्रशांत किशोर की बात पर भी पूरा नहीं चल पाए थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसे मान लीजिए कांग्रेस का कोई चेहरा, मान लीजिए अगर कांग्रेस का कोई चेहरा जो आपको पसंद नहीं है, पर जब वो आपके पास आता है तो आपको उसमें एक अच्छा कार्यकर्ता नजर आने लगता है, मतलब है कि कांग्रेस के पास अच्छे कार्यकर्ताओं की तो है स्थिति, नहीं है ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई भी दल, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जब ये यूपी की सरकार थी, कई दल लोग जाते थे, इसमें बीजेपी के लोग भी जाते थे, अब कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं, तो आपके साथ रहते हैं तब उस पर कोई लांछन नहीं लगाते हो आप। जैसे जाने की बात आती है, चाहे वो किसी दूसरे दल में जाए या बीजेपी में जाए या नहीं जाए, मुझे ऐसे पकड़ नहीं जाए दिखा दी। मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूं ना, कह रहा हूं, मैं तो आपसे ऐसा सवाल पूछ रहा हूं ना कि मालविया एक बहुत डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे, ये बात आपको उनकी क्वालिटी तब पता चली जब वो बीजेपी में आ गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो कांग्रेस के पास डेडिकेटेड कार्यकर्ता तो हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब एक दो कई आते हैं, कई बीजेपी भी जाते हैं, उसमें कोई राजनीति के अंदर आना जाना चलता है सबका, ठीक है। और दूसरा यदि हम देखें, इन्होंने कहा कि कांग्रेस को जिंदा रखना तो अनुशासन आपको रखना पड़ेगा। अब याद आई अनुशासन की, तो अनुशासन का यदि पार्टी में आपको लेके आना है तो जो सारी कमियां बताइए। मैंने आपसे कहा था कि इस पॉइंट को आप याद रख ले। उन्होंने बहुत सिंसियरली इस बात को कहा कि जब हमारे पास कार्रवाई की नौबत आती है कोई अपोजिशन नहीं होता, या कोई फैसला लेने की बात आती है कोई अपोजिशन नहीं होता। आपके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र ये व्यवस्था करके देता है कि कर लो अपोजिशन, क्या जा रहा है। फिर आप सुनते किसकी हैं? जैसे आप प्रशांत किशोर को सर्विसेज के लिए लाए, उसको भी तो 100% अप्लाई नहीं किया, या डिजाइन बॉक्स को लाए तो उसको भी तो आपने 100% अप्लाई नहीं किया। तो कहीं तो कोई वो एक खराब सेब है ना, जिसकी वजह से सेब इन टोटलिटी सड़ रहा है धीरे धीरे। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे हमेशा, जब भी एक इतिहास रहा था कि यहाँ पे जब आती थी सरकारें बदल जाती थी और बहुत बुरी तरह डिफीट होती थी, अगर हम उस नैरेटिव को एक टाइम पे हमने पूरी तरीके से तोड़ भी दिया था, और जिस तरीके से हम लोगों ने पहले वो इलेक्शन लड़ा, जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग आपने भी देखा, हमने उस इलेक्शन को लड़ा, और उसके बाद में भी आज भी चाहे विधानसभा के फ्लोर की बात हो, चाहे सड़क हो, हर जगह आज जिस तरीके से मजबूत विपक्षी भूमिका हम निभा रहे, तो आपको लग सकता है अभी शुरुआत नहीं हुई, अभी आपने कोई बोनी नहीं की है मजबूत विपक्ष की। देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि डेली अपराधों के लिए हम खड़े होकर आ रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि इन्होंने तो बोल रहे हैं के लिए ये केवल इन्होंने होर्डिंग्स लगा दी है, वो तो आभार यात्रा निकाल रहे हैं, वो तो आभार यात्रा निकाल रहे हैं। लीगल 97 की बात करते थे, उसी ईआरसीपी पर आप एक यात्रा निकाले, उसके उद्घाटन के अलावा कुछ सुर्खियां नहीं बना। यूनिवर्सिटीज के पेपर तक लीक हो रहे हैं, आज ये बोलने वाले नहीं है। अगर इन चीजों को, और विधानसभा के फ्लोर में आपने देखा जिस तरीके से ये बिल्कुल बौखलाए हुए थे, ये जवाब तक नहीं दे पा रहे थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आपने इतनी बड़ी डिबेट केवल एक छोटे बयान की दिख ली, लेकिन आज ही हुआ कि बाबू सिंह राठौड़ के सामने गजेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए कि गजेंद्र सिंह तेरी खैर नहीं, ये नारे लगे। अनीता बदियल जी जिस तरीके से, दिया कुमारी जी अंदर बैठी हुई थी, लेकिन छोड़ के निकल गई। जसपाल मीणा जी ने जिस तरीके से कहा कि किरोड़ी का अशोक भाई मैं बता दूं, रिएक्शन दे दो, एक रिएक्शन दे दो, चार बार बोल रहे हो, शॉर्ट में जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर मैं खत्म करूंगा डिबेट। हाँ, मैं कह रहा हूं कि किसी भी विधायक ने कोई बात कही है, उसका जवाब गजेंद्र सिंह जी ने दे दिया कि मैंने केंद्र सरकार का 300 करोड़ से ऊपर का काम कराया। बाकी इनकी सरकार जवाब ले लेते हैं ना, पता चल। हाँ, आपने नारे तो लगे, नहीं, नारे तो सरकार थी, हाँ, काम करते उसको शेरगढ़ में कौन मना करता है? जो नारे लगे उसका क्या? नारे तो लग रहे हैं ना, कुछ नाराजगी आ रही है सामने ना, तो कांग्रेस भी बताती है कि हमने शेरगढ़ में ये किया है। अरे भाई, उन्होंने तो बता दिया, सवाल ये है। 16 करोड़ रुपए दिए। नितिन भाई, अशोक भाई, देखिए मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या नाराजगियां सामने आ रही हैं? और अगर आ रही हैं, जो कि हम देख भी रहे हैं, तो क्या उसके डैमेज कंट्रोल का कोई फॉर्मूला है आपके पास? देखो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि किसी प्रकार की कोई विधायक जी ने कोई बात करी है तो उसका उचित प्लेटफॉर्म और केंद्रीय मंत्री जी, मैं कह रहा हूं, उन्होंने तो अपना ये बताया। देखो मैं बताऊं, जैसे उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने 316 करोड़ रुपए खर्च किए, उसका रिप्लाई किया, मैं 316 करोड़ मैं कह रहा हूं, ठीक है, फिर एक्चुअली मेरे पास समय खत्म हो चुका है, हम उस टॉपिक को पकड़ेंगे। अभी नहीं तो 5 बजे की डिबेट में उस टॉपिक को पकड़ूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं मेरे साथ जुड़ने में और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।